हेलो एवरीवन। सो MSO 3 का नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं कंपैरेटिव एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट की जो बात थी, इसमें 4 कंट्रीज़ के बारे में बात की गई है, जिसमें से आप में से बहुत से बच्चे ब्राज़ील के बारे में बोल रहे थे। तो ब्राज़ील में एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो। बट आई विल सजेस्ट कि टॉपिक ऐसे करो अभी, क्योंकि इट इज़ द लास्ट टाइम ना, जो पढ़ के रिटेन कर पाओ और एक्सप्लेन कर पाओ। बिकॉज आपको पता है कि टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं इन टोटलिटी में। तो ऐसी चीज़ें अभी पिक मत करो जिनको याद रख पाना और मतलब आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख ही ना पाओ। अब ये देखो, मैंने कोशिश तो की है यहाँ पे आपको कि समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं एक तो। प्लस अभी मैं एकदम से आपको पूरी ब्राज़ील जिम्बाब्वे की कहानी नहीं समझा सकती हूँ ना बहुत जल्दी। और कोशिश भी करूँगी तो आप लोगों को सच्ची में समझ नहीं आ पाएंगी ये चीज़ें। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको लगेगा कि आपको समझ नहीं आया, बस मैंने आपको रीड करके एक बात बता दी। बिकॉज अब खुद सोचो कि ब्राज़ील जब बना तो ब्राज़ील को कैसे फ्रीडम मिली, ब्राज़ील कैसे आगे एक्सपेंड कर रहा है, क्या उसमें डेवलपमेंट हो रही है, ये चीज़ हम मतलब छोटे से टाइम में कैसे डिस्कस कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़े और डिटेल्ड टॉपिक है, जिनके लिए आपको वहाँ की पूरी सोसाइटी, पूरा स्ट्रक्चर, कैसे चीज़ें मतलब फ्रीडम मिली, क्या चीज़ थी, मैप पे एक बार इस लोकेशन को लोकेट करना। बिकॉज अभी बहुत से बच्चों को तो ये आइडिया नहीं होगा कि मैप पे ब्राज़ील कहाँ पे आता है, तो एक कनेक्शन स्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा आप लोगों का। तो दैट्स वाई मैं ये टॉपिक पिक नहीं कर रही थी पहले, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल से कि समझ नहीं आया, बट स्टिल आपके बहुत सारे कमेंट थे। दैट्स वाई मैं कोशिश कर रही हूँ इसको आपको समझाने की। अगर क्वेश्चन आ जाता है, आपको याद रह जाती हैं कुछ बातें, तो आप लिख दो, लर्न कर पाओगे जितना है तो उतना वेल एंड गुड है। बाकी इसके बाद मैं टॉपिक ऐसे ही पिक करूँगी जो कंपैरेटिवली आपके क्या हो, समझ में भी आ जाएंगे, जनरल टॉपिक भी होंगे और हेल्प भी करेंगे कि आप एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट कर लोगे। ठीक है, ये सब डिटेल वाले टॉपिक है। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना होगा ना, तो जब मैं पूरी पूरी बुक कराऊंगी कवर अपना अभी आफ्टर योर एग्जाम, उसमें इसको कवर कर लेना। ठीक है, अब कोशिश कीजिए। वैसे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ समझने जैसा नहीं है यहाँ पे। अभी ब्राज़ील की बात करें तो देखो, यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन मैंने बताई है। जोग्राफिकल लोकेशन में ये बताया है कि यहाँ पे अटलांटिक ओशियन इसके ईस्ट साइड में है। अब चाहो तो ब्राज़ील गूगल पे डालो, आपको दिख जाएंगी चीज़ें। नॉर्थ में बात करें तो वेनेजुएला, गुयाना और सुरिनेम है। वेस्ट में बात करें तो बोलीविया एंड पेरू है, और साउथ में उरुग्वे है। अब वर्ल्ड में ये 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग। जीडीपी इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ये कितनी 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द इन डेप्थ डिस्कशन कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है, डिटेल्ड टाइम नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। जिसको नहीं पता नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, फर्दर कभी और मैं जब वीडियो बनाऊंगी डिटेल वाली, प्लीज़ वहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिनको पता है अपने माइंड में रखो। वैसे भी यहाँ एग्जाम में आपको नॉमिनल जीडीपी एक्सप्लेन ही नहीं करना है। क्लियर। प्लस परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे ही 7th लार्जेस्ट जो है वो इकोनॉमी है, कंट्री है। पॉपुलेशन साउथ अमेरिका में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ब्राज़ील का। वहीं वर्ल्ड में ये 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। मोर देन जो हाफ पॉपुलेशन है इसकी, वो यूरोपियन डेसेंट है, मतलब यूरोप से आई हुई पॉपुलेशन जो है वो रह रही है। अदर 40% जो है वो मिक्स है अफ्रीकन और यूरोपियन। ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की पोर्तुगीज़ है, और सेकेंड लैंग्वेज जो है वो यहाँ की इंग्लिश है। ठीक है, पोर्तुगीज़ जो है वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की, और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो वाइडली यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं हिस्ट्री की ब्राज़ील की, तो हिस्ट्री जो है वो देखो, शुरू तो इंडिजीनियस पीपल से ही होती है, वही लोग जो ब्राज़ील से बिलोंग करते थे, जो ब्राज़ील के लोग थे। यूरोपियन जो थे वो ब्राज़ील में आए 16th सेंचुरी जब शुरू हुई तब। फर्स्ट यूरोपियन जिसने यहाँ पे सोवरेनिटी क्लेम करने की बात की थी वो थे पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। देखो प्रॉपर जो सोवरेनिटी क्लेम करने की बात है कि हम कंट्रोल करेंगे, ऐसे तो यूरोपियंस आ तो ट्रेड करने ही रहे थे प्यार से। इंडिया में भी तो यही हुआ था ना। तो यहाँ पे भी पहले तो ट्रेड करने के हिसाब से ही चल रही थी मामला, लेकिन बाद में यहाँ पे कॉलोनी वाला सिस्टम हो गया था। तो पेड्रो अल्वारेस कैब्रल आए अप्रैल 22 1500 में, जो कि पुर्तगाल के थे। ठीक है, 16 से लेके अर्ली 19 सेंचुरी तक यहाँ पे पोर्तुगीज एम्पायर ही देखने को मिला हमें। 1494 में यहाँ पे एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास क्या कहती थी, देखो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास ने ना, बाहर से स्पेन के लोग भी आ रहे थे, पोर्तुगीज भी आ रहे थे, तो स्पेन और पुर्तगाल के बीच में ना ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। इन्होंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी थी और कह दिया था कि इस लाइन के ईस्ट में जितने भी नेशन है वो किसके, वो पोर्तुगीज लोग रूल करेंगे, और वेस्ट वाला पार्ट जो है वो स्पेन रूल करेगा। तो एक टाइम के लिए किसके कंट्रोल में आ गया था, ये स्पेन के कंट्रोल में था। सितंबर 7 1822 में कंट्री ने डिक्लेयर करी अपनी इंडिपेंडेंस। अब देखो मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ भाग भाग के, बट अगेन जब क्लियरिटी नहीं है तो पूरी डिटेल में बोलूँगी कि शायद आपको समझ में नहीं आएगी। जितना मैं लिख रही हूँ मैं बोल रही हूँ, ठीक है, सिंपल सी बात है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये तो समझ में आएगा, बट कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन रूलर, वो सब नहीं आ पाएंगी चीज़ें, है ना। और टाइम भी नहीं है और इतना लिखना भी नहीं है एग्जाम में फ़िलहाल तो।
कंट्री ने डिक्लेयर करी इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोर्चुगल एंड बिकम द एम्पायर ऑफ ब्राज़ील। 1822 में प्रॉपर ब्राज़ील का क्या बन गया, मतलब ब्राज़ील एम्पायर बन गया पोर्तुगीज से फ्रीडम लेके। अब ब्राज़ीलियन इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जो है ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में आती है ब्राज़ीलियन इकोनॉमी। प्रॉपर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप है, माइनिंग का काम है, मैन्युफैक्चर का काम है, सर्विस सेक्टर है, सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली क्या है, डेवलप्ड है ब्राज़ील में। 1/5 ऑफ द वर्क फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में इंगेज है। मेजर कमर्शियल क्रॉप्स जो यहाँ की हम देखते हैं वो कॉफ़ी, सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज वगैरह होते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। सोयाबीन, व्हीट, राइस, कॉर्न, शुगर केन, कॉटन, टोबैको, बनानास, ये सब यहाँ की मेजर क्रॉप्स हैं। कंटिन्यूस ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो हमें ब्राज़ील में 2004 से देखने को मिल रही है, और इसी कंटिन्यूस ग्रोथ की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों के एक्चुअल में जो वेजेस होते हैं, रियल वेजेस जो होते हैं वो भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो हो रहा है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, देखो एक्सचेंज करने के दो सिस्टम होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। फिक्स्ड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर दी जाती है कि कितने बेसिस पे आप कितना जो है फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो। वही फ्लोटिंग में क्या होता है, चीज़ें कोई फिक्स नहीं होती, आप जो एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हो ना, आप डिमांड और सप्लाई, जो भी एक्सचेंज रेट है आप डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे क्या करते हो, फॉरेन करेंसी की कितनी डिमांड हो रही है और फॉरेन करेंसी की कितनी सप्लाई हो रही है, उस बेसिस पे हम जो है ये एक्सचेंज रेट फिक्स करते हैं। तो ब्राज़ील में कैसा एक्सचेंज रेट फॉलो हो रहा है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा क्यों है और किस चीज़ का है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का है, और ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन होता है। इतना तो हम प्रोड्यूस कर लेते हैं कि कंट्री वाले कंज्यूम कर ले, बाकी जो बच जाता है वो हम क्या करते हैं, हम मतलब ब्राज़ीलियन लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग पार्टनर की बात की जाए, ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन है, वर्ल्ड की 13th रैंक ग्लोबल ट्रेडिंग जो है ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर में आती है ये। बहुत ऐसा नहीं है तुरंत जो होता है, स्टार्टिंग से ही चीज़ें अच्छी थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। स्टार्टिंग में यहाँ पे फ्री ट्रेड नहीं था, तो ब्राज़ीलियन इकोनॉमी स्टार्टिंग में तो पिछड़ गई थी काफ़ी, बट यहाँ पे चीज़ें कोप अप की काफ़ी ज़्यादा। 2009 में ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना ने एक ट्रेड एग्रीमेंट किया। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना ने एक ट्रेड एग्रीमेंट किया इन 2009, जिसको हमने क्या नाम दिया, हमने नाम दिया मर्कसर। मर्कसर में क्या था, यहाँ पे हमने कॉमन मार्केट प्रोवाइड की कि जो साउथ में, मतलब साउथ में एक मार्केट रहेगी हम लोगों की, जो कॉमन मार्केट रहेगी, हम लोग प्रॉपरली सारे जो कंट्रीज़ हैं मिलके एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी, एक दूसरे के साथ ट्रेड फैसिलिटेट करेंगे, जिससे आपस में हम लोगों का म्यूचुअल बेनिफिट हो। तो कौन कौन सी थी यहाँ पे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड पराग्वे। तो यहाँ पे इन चारों ने मिलकर ये ग्रुप जो था वो फॉर्म किया, ये जो ट्रेड एग्रीमेंट था इसको साइन किया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करो तो चाइना, यूएसए, अर्जेंटीना, जापान, नीदरलैंड इसके ट्रेडिंग पार्टनर हैं। गवर्नमेंट शुरू से तो डेमोक्रेसी नहीं थी, पहले यहाँ पे क्या था, पहले मोनार्की सिस्टम था, फिर यहाँ पे लास्ट में डेमोक्रेसी आया। 1822 में ही इसने खुद को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिक्लेयर कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन उसके ऊपर मोनार्क भी है। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना कंट्री का, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो है जो साइन होंगे चीज़ों पे, वो परमिशन जो ली जाएगी वो मोनार्क की भी ली जाएगी, राजा की भी ली जाएगी। 1840 में यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम आया। 2 पार्टी मतलब इलेक्शन वगैरह के चीज़ें बेस, लेकिन 2 पार्टी एग्जिस्ट करती थी, एक जो थी वो कंजर्वेटिव अप्रोच की थी और एक जो थी वो लिबरल पार्टी थी। 2 पार्टी में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होने लगे। 45-64 में धीरे धीरे चलते चलते वो भी कौन सी, 1945 में यहाँ पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आ गई। 1960 में यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो थोड़ी स्लो देखने को मिली और इन्फ्लेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी इकोनॉमी में। नेशनलिज्म की फीलिंग धीरे धीरे लोगों में बढ़ी। जब नेशनलिज्म बढ़ता है ना बेटा, मतलब आप अपने नेशन के टुवर्ड्स जो है वो क्या हो रहे हो, नेशन के टुवर्ड्स आप एक नेशनलिज्म की फीलिंग रख रहे हो, तो यू वांट द फ्रीडम, यू वांट जस्टिस, आप जो है आपके साथ इनजस्टिस हो रही है वो आप टॉलरेट नहीं करोगे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो लोग थे उनके बीच में यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के चक्कर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक डिसकंटेंट देखा गया, मतलब पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, डिसकंटेंट था लोगों में। ठीक है, एनवायरनमेंट को लेके बात की जाए तो डिफॉरेस्टेशन था यहाँ पे। जैसे जैसे डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो कमर्शियल चीज़ों के लिए जो था वो फॉरेस्ट काटे जा रहे थे, तो मासिव डिफॉरेस्टेशन था। बस मैंने डिफॉरेस्टेशन लिखा है, डिटेल कहानी थोड़ी सी आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो इसकी आई गेस। सोशल चैलेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिले, पोवर्टी था, करप्शन था, कंट्री को बार बार आसपास से लोग आके कब्जे में ले रहे थे क्योंकि उस टाइम कॉलोनी वगैरह सिस्टम चल रहा था। फिर भी लोगों ने धीरे धीरे कोशिश की कि भैया बार बार कंट्री सीज हो रही है, उसको कैसे फ्री करा सकते हैं और कैसे अपने लिए रिस्पेक्ट कमांड करनी है, ये यहाँ पे लोगों ने मैनेज किया। आई होप जितना बताया उतना समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें याद कर पाओगे, और ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना व्हेन यू आर लेफ्ट विद नो अदर चॉइस।
इससे पहले आप ट्राई करना कि अगर और ऑप्शन अवेलेबल है तो पहले आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इस क्वेश्चन पे आप लास्ट में आओ। ओके, आई सजेस्ट ये क्वेश्चन लास्ट में आओ। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बुरे वक्त के क्वेश्चन होते हैं, जब कुछ नहीं मिल रहा तो मैंने समझाया हुआ है, आपने कुछ कुछ सुना हुआ है, कुछ याद करके जाओगे तो इसको अटेम्प्ट करना, अदरवाइज प्लीज डोंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मतलब ये जो कंपैरेटिव डेवलपमेंट के हैं, हाँ अगर आपने डिटेल में पढ़े हैं, अच्छे से पहले से कवर कर रखी है, देन यू गाइस कैन डू इट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट 1-2 टॉपिक और अभी करते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, ये तब तक आप देखिए, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।